सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। SC ST कोटे के तहत ज्यादा पिछड़ी जातियों को मिल सकता है अलग कोटा। 7 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया अपना फैसला। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने अपने फैसले को पलटते हुए SC और ST को लेकर यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6:1 के बहुमत से कहा कि SC ST कैटेगरी के भीतर ज़्यादा पिछड़ों के लिए अलग कोटा दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना है कि SC ST आरक्षण के तहत जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है। 7 जजों की बेंच ने बहुमत से यह फैसला दिया है। दरअसल पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों को अनुसूचित जाति आरक्षण का आधा हिस्सा देने के कानून को 2010 में हाईकोर्ट ने निरस्त किया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर कहा, माना जाता है कि SC ST कैटेगरी में भी कई ऐसी जातियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। इन जातियों के सशक्तिकरण की सख्त ज़रूरत है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिस जाति को आरक्षण में अलग से हिस्सा दिया जा रहा है उसके पिछड़ेपन का सबूत होना चाहिए। शिक्षा और नौकरी में उसके कम प्रतिनिधित्व को आधार बनाया जा सकता है। सिर्फ किसी जाति की संख्या ज़्यादा होने को आधार बनाना गलत होगा। अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग एक समान नहीं है। कुछ जातियां ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, उन्हें अवसर देना सही है। हमने इंदिरा साहनी फैसले में OBC के सब क्वालिफिकेशन की अनुमति दी। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति के लिए भी लागू हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिर साफ करते हैं, कोई राज्य अगर आरक्षण का वर्गीकरण करना चाहता है तो उसे पहले आंकड़े जुटाने होंगे। बीजेपी में नए अध्यक्ष के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय। आने वाले कुछ दिनों में दे सकते हैं उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। पार्टी आलाकमान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय कर लिया है। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। फडणवीस आने वाले हफ्तों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नई दिल्ली जा सकते हैं। इसकी जानकारी बुधवार को दिन में पार्टी के शीर्ष नेताओं को दी गई। अभी कुछ दिन पहले नई दिल्ली में राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ नीति आयोग की आधिकारिक बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी मुख्यालय में सभी भाजपा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद PM ने बंद कमरे में ही देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की। मुलाकात के बाद फडणवीस परिवार को प्रधानमंत्री के साथ फोटो सेशन का भी मौका दिया गया। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि बैठक में PM मोदी और फडणवीस के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र फडणवीस को मुंबई से नई दिल्ली ले जाने के फैसले पर चर्चा हुई और अगले कुछ दिन में पार्टी के भीतर की राय पर चर्चा की गई। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि पहले RSS और भाजपा के बीच नामों को लेकर मतभेद थे, जिसके कारण राष्ट्रीय बीजेपी प्रमुख की नियुक्ति में देरी हुई। हालांकि फडणवीस को लेकर आम सहमति बनती दिख रही है। इसलिए फडणवीस मोदी की मुलाकात महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा का पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कुछ सप्ताह पहले समाप्त हो गया है और उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इससे लेकर काफ़ी अटकलें चल रही हैं। पार्टी के भीतर अब अगला सवाल ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा का नेतृत्व कौन करेगा। एक विचार ये था कि फडणवीस विधानसभा चुनाव खत्म होने तक महाराष्ट्र में बने रहेंगे और फिर नई दिल्ली चले जाएंगे। हालांकि नई दिल्ली के ताज़ा इनपुट से पता चलता है कि फडणवीस पहले की अपेक्षा जल्द ही नई दिल्ली जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में रखी मांग, चुनाव लड़ने की उम्र 25 से घटाकर 21 की जाए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज सदन में चुनाव लड़ने की उम्र 25 से घटकर 21 साल करने की मांग की। उन्होंने राजनीति में युवाओं की सहभागिता पर बोलते हुए कहा कि भारत दुनिया में सबसे युवा देश है। देश की औसत उम्र मात्र 29 साल है। 65% आबादी 35 साल से कम की है। आधी आबादी 25 साल से कम आयु की है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि देश में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है, चाहे लोकसभा हो
या विधानसभा। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस उम्र को 25 से घटाकर 21 साल करे। अगर 21 साल का युवा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे इजाज़त मिलनी चाहिए। जब देश में सरकार 18 साल के युवा चुन सकते हैं तो 21 साल में वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा, आपको यह जानकर अचंभा होगा कि पहली लोकसभा चुनी गई थी तो उस समय लोकसभा में 26% लोग 40 साल से कम उम्र के थे। 17वीं लोकसभा में मात्र 12% नेता 40 साल से कम उम्र के थे। राघव चड्ढा ने कहा, जैसे जैसे हमारा देश जवान हो रहा है उसी अनुपात में चुने हुए प्रतिनिधि जवानी से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारा युवा देश बुजुर्ग राजनेताओं से संचालित है, जबकि देश को युवा राजनेताओं की जरूरत है। क्या इस बार आईपीएल में होगा इम्पैक्ट प्लेयर का रूल? ऑलराउंडर खिलाड़ियों का भविष्य लगा दांव पर। आईपीएल 2025 सीजन से पहले मेगा ऑक्शन होना है। इस मेगा ऑक्शन के लिए तकरीबन सारी टीमें तैयार हैं। साथ ही ऑक्शन के अलावा इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर बड़ा फैसला संभव है। इससे पहले आईपीएल प्रमुखों के साथ टीम के मालिकों की मीटिंग, जिसमें कई विषयों पर लेकर चर्चा की गई। इस बीच दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर अपना पक्ष रखा। दरअसल इस आईपीएल सीजन इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर खूब सवाल उठे थे। इस नियम पर कई टीमों ने अपनी सहमति दी, जबकि कई टीमों का मानना है कि यह नियम ठीक नहीं है, इसलिए इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। अब इन तमाम सवालों के बीच दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल का बयान सामने आया है। दरअसल पार्थ जिंदल इम्पैक्ट प्लेयर नियम के पक्षधर नहीं है। इस नियम पर दिल्ली कैपिटल्स अलग राय रखती है। दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल ने कहा कि हम इम्पैक्ट प्लेयर नियम के खिलाफ हैं। इसके बाद वे कहते हैं कि इस नियम के आने के बाद ऑलराउंडर्स को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिलता है। इसमें ऑलराउंडर खिलाड़ियों की काबिलियत पर बुरा असर होता है। इसके अलावा पार्थ जिंदल ने बताया कि इस पर बीसीसीआई का रुख क्या है, साथ ही इस पर क्या फैसला संभव है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई सितंबर महीने में आईपीएल टीम मालिकों से बात करेगी। इस दौरान इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर बड़ा फैसला संभव है। गौरतलब है कि आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर टीमों के अलावा रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी सवाल उठा चुके हैं। पिछले दिनों रोहित शर्मा ने कहा था कि इस नियम से शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर्स की क्षमता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा था कि इस नियम से पहले शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर्स बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी करते थे, लेकिन अब उसकी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। लिहाजा इस नियम पर विचार करने की ज़रूरत है। मानव तस्करी के संबंध में जागरूक करने के लिए हुआ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। तस्करी की बारीकियों और कानूनों से कराया अवगत। मानव तस्करी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा तस्करी के शिकार लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल की महिला शाखा द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम सभागार ग्वालियर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद कुमार सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल हिमानी खन्ना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित कार्यशाला में भोपाल से आए विशेषज्ञों द्वारा पुलिस अधिकारियों को मानव तस्करी की बारीकियों तथा कानून से अवगत कराया गया। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन ने कहा कि मानव तस्करी व श्रम तस्करी एक वैश्विक समस्या बन चुकी है और इस समस्या की रोकथाम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मानव तस्करी की रोकथाम हेतु सख्त कानून है, केवल कानून का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। इस दौरान भोपाल से आए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए और इस कार्य में एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं की मदद लेने की बात भी कही गई। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।